आज का विषय है हमारा फैमिली मैनेजमेंट। फैमिली वर्ड का मीनिंग आप सबको पता है, जहाँ फादर है एंड मदर है एंड एक दूसरे के प्रति प्रेम है, एक दूसरे के प्रति सहज समर्पण है, उसका नाम है फैमिली। परिवार की क्या परिभाषा, परिवार की क्या सीमा, परिवार की क्या मर्यादा, परिवार में रहने की क्या कला, कुछ इन मुद्दों पे बात करें। तो सबसे पहले परिवार शब्द का क्या अर्थ है। चारों ओर से जिनसे हम घिरे रहते हैं वो हमारा परिवार है, जिनसे हम लगातार प्रभावित होते हैं और जो हमसे प्रभावित होते हैं वो हमारा परिवार है। जिनके साथ हमारे जन्मजात रिश्ते होते हैं, आनुवंशिक रिश्ते होते हैं, सहज प्रेमवशात संबंध बनते हैं, सामाजिक और सांस्कृतिक तौर पे जिनके साथ हम संबंधित होते हैं वो सब हमारा परिवार है। इस परिवार की सीमा क्या? भारतीय संस्कृति प्राचीन काल से कहती आई वसुधैव कुटुंबकम। वसुधा पे रहने वाले सभी प्राणी हमारा कुटुंब है, हमारे कौटुंबिक है, सभी हमारे परिजन हैं। वहां सीमा की बात ही नहीं बची जहां असीम की बात आ गई। ये हम सभी परस्पर रिश्ते नातों से जुड़े हुए हैं। सूरज है तो हम हैं तो वृक्ष है तो हम हैं, पशु है तो हम हैं तो पशु पक्षी है, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैन सूत्रों में इसको कहते हैं परस्परो ग्रहो जीवानाम। जैन प्रतीक चिन्ह में इस एक सूत्र को अंकित किया गया, परस्परो ग्रहो, यानी हम सब परस्पर एक दूसरे से उपग्रहित है, इंटरलिंक्ड है, इंटरकनेक्टेड है। जीवानाम सारे ही जीव, चाहे वो पृथ्वी रूप हो, पानी रूप, अग्नि रूप, वायु रूप, वृक्ष रूप, पशु पक्षी रूप, कीट पतंगे रूप या इंसान के रूप में, देवता के रूप में या नरगति के जीवों के रूप में, हम सारे ही जीव परस्पर इंटरकनेक्टेड है, इंटरलिंक्ड है, एक दूसरे से प्रभावित भावित होते आ रहे हैं सदियों से। लेकिन सबसे ज्यादा हम किससे प्रभावित होते हैं? जिनके साथ हम रहते हैं, जिनके बीच हम रहते हैं, सबसे ज्यादा हम उनसे प्रभावित होते हैं। प्रभाव कई तरह के लिए जाते हैं, दिए जाते हैं। हम सारे प्रभावों को दो शब्दों में बांटे तो एक होगा सकारात्मक प्रभाव, एक होगा नकारात्मक प्रभाव। एक होगा सहयोग परक प्रभाव और दूसरा होगा विरोध परक प्रभाव। हम इस फैमिली मैनेजमेंट के इस सेमिनार में आज क्या सीखेंगे कि हम जिनके साथ रहते हैं उनके साथ हम परस्पर कैसे रहें कि वो भी बढ़े और हम भी बढ़े, वो भी खिले और हम भी खिले, वो भी योग्य बने हम भी योग्य बने, वो भी परफेक्ट बने हम भी परफेक्ट बने, वह भी स्वतंत्रता का अनुभव करे हम भी स्वतंत्रता का अनुभव करें।
वह भी सम्मानित जिंदगी जिए, हम भी सम्मानित जिंदगी जिए। और हर आदमी हर रिश्ते में रेसिप्रोकेट करता है, जो मिलता है वापस वैसा ही देना पसंद करता है। सामने वाला सम्मान देगा तो ऑटोमेटिकली हमारे भीतर से भी सम्मान निकलता है, और सामने वाला अपमान देता है तो ऑटोमेटिकली हमारे भीतर से भी अपमान ना भी निकला तो इग्नोर तो निकलेगा ही। तो ऐसे में हम जिनके साथ रह रहे हैं, जिनसे सर्वाधिक रूप से प्रभावित हो रहे हैं, उस जिंदगी के अंदर हम कैसे जिए कि वह भी बढ़े हम भी बढ़े, ये हमारे आज का विषय है। इसके लिए क्या करना? तो सबसे पहले कुछ फैक्ट्स को जानें। फर्स्ट फैक्ट ये कि हम सब जुदा जुदा है, एंड द सेकंड फैक्ट कि हम सब एक है। इस दो फैक्ट को जान लो, फिर फैमिली के साथ जीना बहुत आसान हो जाएगा। हम सब जुदा जुदा है, दिस इज फैक्ट, क्योंकि हम सबके कर्मों के आवरण अलग अलग है। हम सबका पास्ट अलग है, फ्यूचर अलग है, प्रेजेंट के संकल्प अलग है, ख्वाहिशें अलग है, सोच अलग है, संस्कार अलग है, इच्छाएं अलग है, प्रेरणाएं अलग है। तो हम सब अलग अलग है या नहीं? दो संतान एक सरीखी नहीं, एक ही माता पिता की, एक ही परिवार में पलती बढ़ती है, लेकिन एक सरीखी नहीं है, हो भी नहीं सकती। माता पिता परस्पर एक सरीखे नहीं, कैसे हो सकते? तो हम सब जुदा जुदा तो है। We have to agree this fact कि हम सब जुदा जुदा है। जब जुदा जुदा है तो हमें स्वीकार करना चाहिए कि हम सब की स्टाइल डिफरेंट रहेगी। हमारे जैसा दूसरा बन जाए, यह एफर्ट हम ना करें, क्योंकि मोस्ट ऑफ प्रॉब्लम्स फैमिली में यहीं से आती है कि जैसा मैं बोलता हूँ वैसा सामने वाला क्यों नहीं करता, जैसा मैं हूँ वैसा वो क्यों नहीं बनता, मुझे देख के क्यों नहीं बनता, मुझे सुन के क्यों नहीं बनता, मेरे प्यार से क्यों नहीं बनता। मैं हर तरीके से कोशिश करता हूँ कि वो मेरे को समझ जाए और मेरे जैसा बन जाए, लेकिन वो बनता ही नहीं। हम एक दूसरे को अपने जैसा बनाने की कोशिश में बरसों बिता देते हैं और नोक-झोंक चालू ही रहती है, कभी खत्म ही नहीं होती। तो इस डिफरेंसेस को एक्सेप्ट करना सीखो कि कोई भी दूसरे जैसा बनने के लिए इस दुनिया में नहीं आया होता तो एक तीर्थंकर ऋषभ देव हुए, वो अपने जैसे फोटोकॉपीज पैदा करके जाते। कोई एक जिसको भी महान मान लो, महान अनंत बलि मान लो, चाहे वो महावीर स्वामी जी को मान लो, अपने जैसे कुछ तो लोग और पैदा करके जाते, लेकिन एक सरीखा होना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। वी हैव एक्सेप्ट दिस फैक्ट। उसके बाद बहुत सारी प्रॉब्लम्स खत्म, कि एक सरीखा पना होना संभव नहीं है। हम सब डिफरेंट है, डिफरेंट थे, डिफरेंट रहेंगे, उसको स्वीकार करें। दिस इज द फर्स्ट फैक्ट। हस्बैंड कितना भी चाहे वाइफ मेरे जैसी हो जाए, वाइफ चाहे हस्बैंड मेरे जैसा हो जाए, हस्बैंड वाइफ दोनों चाहे बच्चे हमारे जैसे हो जाए, अरे किस पे गया है, मैं तो ऐसा था ही नहीं। हर घर में ये बातें सुनने को मिलती है, ये गया किस पे? तो भैया किसी पे भी गया, किसी पे गया या ना गया, अपने जैसा हुआ। तो ये फर्स्ट फैक्ट। एंड द सेकेंड फैक्ट, हम सब एक है। दोनों बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी लग रहे हैं, लेकिन कॉन्ट्राडिक्टरी है नहीं। जब हम बाहर से देखेंगे तो हम सब अलग अलग है, जब बहुत गहराई में झांक करके देखेंगे हम सब एक है। ये ठीक वैसे ही बात को समझना जैसे एक पेड़ को देखो। फर्ज करो आपकी फैमिली एक वृक्ष है, फर्ज करो वृक्ष एक फैमिली है। उस वृक्ष में जितनी शाखाएं हैं, सारी शाखाएं एक ही दिशा में नहीं बढ़ रही।
जितनी टहनियाँ हैं एक की दिशा में नहीं है, जितनी पत्तियाँ हैं सब डिफरेंट डिफरेंट है, एक सरीखी दूसरी पत्ती भी पैदा नहीं हुई, जितने फल पैदा हुए सबकी शेप, साइज, टेस्ट सब कुछ डिफरेंट है ना, स्मेल, टच सब कुछ डिफरेंट है। लेकिन उतना सब डिफरेंसेस के बावजूद उस पूरे वृक्ष का जो बीज है वो क्या था? एक ही था। पूरे वृक्ष का बीज एक ही है। तो ये क्लियर कर ले कि हम सब कितने भी जुदा जुदा हो जाएं, लेकिन हम सब के भीतर मौजूद जो आत्मा है, जो शुद्ध आत्मा है, जो परमात्मा है, वो हमारी और तुम्हारी आत्मा में कोई भेद नहीं है। इसे महावीर स्वामी कहते हैं, एगे आया। एगे यानी एक, आया यानी आत्मा, एक आत्मा है। जैसे हम सब अलग है लेकिन हम सब एक है। अब ये बात समझ में आ जाए कि हम सब एक ही है, तो हमें कभी ये नहीं मानना कि कोई बड़ा है, कोई छोटा है, कोई कम लायक है, कोई ज़्यादा लायक है, ये आदमी इग्नोर करने के लायक है, इस आदमी को छोड़ दो, ये कभी सुधरेगा ही नहीं, संभलेगा नहीं। अच्छा, इसको क्या फर्क पड़ता है, इसको कहाँ बुद्धि है, ये तो मूर्ख है, अथवा ये तो बच्चा है, अथवा इसको अभी कहाँ समझ में आएगा। ऐसे इतने सारे डायलॉग्स हम बोलते हैं ना, तब हमें ये बात याद रखनी कि जब जब हम जुदाई के डायलॉग्स बोले तब तब याद आवे कि हम सब एक है, और जब जब हम एक पना चाहें तब तब याद आवे कि हम सब डिफरेंट डिफरेंट है। सारी लड़ाइयाँ का मुख्य मुद्दा क्या होता है? दो, या तो तुम अलग मैं अलग, ये लड़ाई का मुद्दा हो तब कहना कि तुम और हम एक ही है। और जब मुद्दा ये आवे कि जब तुम मेरे जैसे क्यों नहीं होते, तो कहना कि हम सब अलग अलग है। अगर दो फैक्ट समझ में आ गए तो मैं समझती हूँ कि 75% प्रॉब्लम्स तो खत्म हुई या नहीं। फैमिली मैनेजमेंट करना बहुत इजी हो जाएगा अगर हम सबको ये दो फैक्ट समझ में आए कि हम सब डिफरेंट भी है, हम सब एक भी है। एक आत्मा है मतलब सबको समान अनुभव होता है, सबको सुख प्रिय है, दुख अप्रिय है, सबको सम्मान चाहिए, अपमान नहीं चाहिए, सबको प्रेम चाहिए, घृणा नहीं चाहिए, सबको स्वाधीनता चाहिए, पराधीनता किसी को पसंद नहीं है, सबको अपने अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए खुला आकाश चाहिए। अगर ये बात समझ में आ जाए तो हम किसी एक को बांधने की कोशिश कभी भी नहीं करेंगे। तो बहुत सारे स्थानों पर समझना कि हम अलग अलग है, और बहुत सारे स्थानों पर समझना कि हम सब एक ही है। अगर ये दोनों बातें अच्छे से हमारे अंदर उतर गई, और हमारे पास जितनी भी प्रॉब्लम्स आती है, हम अपनी प्रॉब्लम्स को इन पॉइंट्स के ऊपर लगातार अप्लाई करके देखें कि अभी मेरे को मेरे सॉल्यूशन इसमें मिला या नहीं मिला, मिल जाएगा। इन दो फैक्ट को समझ लो, मिल जाएगा। अब हम सेकंड स्टेप पे चलते हैं। इन दो फैक्ट्स को अच्छे से अपने भीतर उतारना, याद रखना, बार बार चितारना, मेमोराइज करना कि हम सब एक हैं और हम सब जुदा जुदा डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल वाले हैं, क्योंकि हम सबके कर्म, संस्कार, अतीत, सबका सब कुछ अलग रहा है। ठीक है, तो इन दोनों को एक्सेप्ट करने से क्या होगा, हमारे में एक्सेप्टेंस पावर आ जाएगी। उसके बाद में वी कैन एक्सेप्ट एवरीथिंग एज इज। एज इज, जो जैसा है हम उसको वैसा ही एक्सेप्ट करने के लायक बन पाएंगे अगर हमें ये दो फैक्ट पता है। सेकेंड स्टेप, दो शब्द से हम सब बंधे हैं। हम जिनके साथ जुड़े हैं, अकारण जुड़े या सकारण। आज जो हमारी फैमिली है, अकारण ही हम ऐसे ही चलते चलते जुड़ गए थे, या हमारा इनके साथ कुछ ऋणानुबंध बाकी था इसलिए जुड़े, कुछ दायित्व, कुछ लायबिलिटीज थी, कुछ ड्यूटीज थी, कुछ लेन देन बाकी था इसलिए जुड़े। तो अक्सर देखना कि हमारे संबंध जो बनते हैं अकारण नहीं होते। हम सबको इस दुनिया में जो जो संबंधी मिले हैं वो संबंधी यूं ही नहीं मिल गए, हमने चाहा इसलिए मिले। हमने कभी सोचा, कभी मांगा,
हमें मिला है, और जो मिला है उन सब के प्रति हमारे कुछ दायित्व है। वे दायित्व इसलिए है क्योंकि हमने प्रकृति से उनको मांगा है, तो ऐसे ऋण हमने लिया है, संबंध जोड़ा है, तो हमने ऊपर कर्ज लिया है, और जब कर्ज लिया है तो उस कर्ज के प्रति अपने कुछ दायित्व है जिनको फुलफिल करना हम सबको ही जरूरी है। अब आपने मांगा, साथी मिले, पढ़ा लिखा मिले, जॉब करने वाला मिले, अब आपने कुछ 10-20 क्वालिटीज भर ली। अब वो 10-20 क्वालिटीज में से मान लो 10, 12, 15 मिल गई और वो आदमी मिल गया, लेकिन दुनिया में एक आदमी में कोई 10-20 क्वालिटीज तो होती नहीं ना। कितनी होती है? न्यूमरेबल या अनन्यूमरेबल? इट में भी संख्यात, इट में भी असंख्यात, क्योंकि एक आदमी के कितने चेहरे, कितने चित्र, कितने फेजेस, और वो एक आदमी थोड़ी है, उसके भीतर उसका अनंत अतीत है, उसके भीतर उसका कितना भविष्य है, उसके भीतर न जाने कैसे कैसे कर्म उदय आने वाले हैं। तो आपने एक आदमी से शादी करी, सुंदर देख करके कर ली, पैसे वाला देख करके कर ली, या घर में बहू लाए, आपके पास कुछ भावनाएं थी, मेरी बहू ऐसी आए जो इसमें ये क्वालिटीज हो गए, अब वो क्वालिटीज में भी आ गई, लेकिन उसके साथ में हजारों और भी तो क्वालिटीज आई है। अब क्या करोगे? अब आप सोचते हो जो चाहा वो तो मिला, लेकिन ये एक्स्ट्रा मिल गया, ये तो मैंने नहीं चाहा था। तो ऐसा हमेशा होगा। तब क्या करना होगा कि जो चाहा वो मिला, जो नहीं चाहा वो भी मिल गया, तो चाहत और अनचाहत के बीच में हमेशा ही झगड़ा पैदा होता है। घरों में झगड़े क्यों है? तुम हो तो बहुत अच्छे, लेकिन ये बात तुम्हारी ठीक नहीं, यूं तो तुम 100 में से लाखों में से एक हो, पर ये तुम मेरे को समझते नहीं, वो बात मुझे समझ नहीं आती। तुम ये कभी कभी गुस्सा करते हो ना, ये ठीक नहीं है। तुम ये आलसी क्यों हो? तुम भूल क्यों जाते हो? तुम्हारे अंदर ये क्यों कमी है? तुम सुनते क्यों नहीं हो? मतलब हम सब एक दूसरे को स्वीकारने के साथ में भी 100 नेगेटिव सेंटेंसेस एनी टाइम अपने माइंड में या स्पीच में तैयार रखते हैं, और वो सबके ही तैयार रहते हैं। मतलब बच्चों के मन में मम्मा पापा के प्रति रहेंगे, मम्मा पापा के मन में बच्चों के प्रति रहेंगे, एक दूसरे के प्रति रहेंगे, और तब क्या होगा? इस चाहे और अनचाहे चीजों के मिश्रण को लेकर के, मिक्सचर को लेकर के हम लोगों के दिमाग में हमेशा ही एक संघर्ष चलेगा। वो संघर्ष, वो न जाने कितने तरह के कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करेगा। वो संघर्ष कभी कभी ऐसा भी होगा कि हम इस कगार तक आ जाए कि हम ब्रेकअप करना चाहें, हम फैमिली को छोड़ देना चाहें, तोड़ देना चाहें, हम हट जाना चाहें। ऐसा भी हो सकता है कि हम उस फैमिली से हटे नहीं, लेकिन हमारा मन कहीं और चला जाए, अपने परिवार के प्रति कोई लगाव नहीं, और अन्य फैमिलीज के प्रति, अन्य कैरेक्टर्स के प्रति हमारे दिल दिमाग में अट्रैक्शंस पैदा हो जाए। और तब क्या होगा? हम हैं कहीं, होंगे कहीं, फिजिकली कहीं, मेंटली कहीं, और तब हम फिर किसी और फैमिली से कनेक्ट हो रहे होंगे, और फिर धीरे धीरे क्या होगा? जब उस फैमिली का हिस्सा बन जाएंगे तो उसमें भी कुछ चाहा मिलेगा, कुछ अनचाहा मिलेगा, तो हम फिर किसी नेक्स्ट फैमिली का हिस्सा बनने की कोशिश करेंगे, और इस तरीके से ये एक ऐसी असंतुष्टि की लड़ी स्टार्ट होगी जो कभी अंत नहीं पाएगी। ये एंडलेस चेन है। इस एंडलेस चेन में हम सब लोग पिछले कितनी टाइम से चले आ रहे हैं, सोचो। हम सब लोग पिछले कितनी टाइम से ऐसे ही चले आ रहे हैं कि हमें जो मिलता है हमें उसके सिवाय कुछ और चाहिए, और जिसमें कुछ और दिखता है उसके प्रति अट्रैक्शन होता है, अपनी फैमिली के प्रति असंतोष होता है। ये असंतोष और उम्मीद, इस दो शब्दों में हमारी यात्रा हमेशा लंबी होती चली जाती है। और फिर जिसके असंतोष का लेवल जितना ज़्यादा गहरा होता है, वो या तो उतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होता है, या गुस्से में जाता है, या झगड़ा फसाद करता है, और फिर हम एक दूसरे को कभी सुधारने की कोशिश करते हैं तो कभी दबाने की कोशिश करते हैं, कभी समझने समझाने की कोशिश करते हैं तो कभी तीसरे को बुला करके अपनी फैमिली के सारे मसले उनके सामने रखते हैं कि तुम आओ मेरी फैमिली के सारे मुद्दों को सॉल्व आउट कर लो।
लेकिन वो जो आदमी आता है सॉल्व आउट करने के लिए, वो तुम्हारी वो बातें सुन रहा है जो तुम कह रहे हो और किसी एक समय की बातें कह रहे हो, लेकिन तुम्हारे अंदर में उससे सिवाय हजारों बातें होती है जो ना तुम उसको कह सकते हो ना वो समझ सकता है। और इस तरीके से इन सारी समस्याओं का कहीं अंत नहीं मिलता। लोग कोर्ट केस में चले जाते हैं, कोर्ट केस कर देते हैं, अलग हो जाते हैं, उसके बावजूद भी वो जहां होते हैं वहां संतुष्ट कभी होते ही नहीं, चाहे वो मायके रहे, चाहे वो ससुराल रहे, चाहे वो एक्स मित्र के साथ रहे, चाहे वो वाई मित्र के साथ रहे। ये असंतोष और ये पीड़ा है जब तक एक एक परिवार की एक एक सदस्य के अंदर है, तब तक धर्म और अध्यात्म की सारी बातें व्यर्थ हो जाएगी, क्योंकि कभी भी धर्म और अध्यात्म नीति की सारी बातें एक स्वस्थ परिवार के होने पर ही संभव है। आप चाहो अच्छे विश्व का निर्माण करना, कितने ही बड़े नारे लगा लो, कितनी बड़ी योजनाएं लगा लो, कुछ नहीं हो सकता जब तक कि एक एक परिवार स्वस्थ नहीं है। आप चाहो हजारों लाखों करोड़ों अरबों पैसे इकट्ठे कर लो, खूब अरबोपति बन जाओ, लेकिन अगर फैमिली स्वस्थ नहीं है, रिलेशंस स्वस्थ नहीं है, मम्मी पापा भाई बहन पति पत्नी आपस में अगर प्रेम पूर्ण नहीं रह सकते हैं, तो उतने अरबों रुपयों को लेकर के भी आदमी हमेशा ही बीमार रहेगा, कुंठित रहेगा, परेशान रहेगा और उसका बहुत बड़ा हिस्सा उपेक्षित हो जाएगा। यहाँ तक हो जाएगा कि आदमी धन के, सोने चांदी के मोह में, बिल्डिंग्स के मोह में इतना गहरा घुस जाए कि वो इंसान कम रह करके पशु या इंसान पत्थर बन जाए। और तभी एक स्थिति ऐसी आती है कि इंसान धीरे धीरे पत्थरों से प्रेम करता करता पथरा जाता है, उसकी चेतना ही पथरा जाती है और वो मर के किसी दिन उन्हीं चीजों में पैदा हो जाता है जिन चीजों में उसने आसक्ति रखी और इंसानों से जो हमेशा दुविधाग्रस्त बना रहा। यानी एक फैमिली स्वस्थ होगी तो एक जीवात्मा जो इतनी मुश्किल से मनुष्य योनि तक आई है, वो वापस माइग्रेट होकर के उस जगह पहुंच जाएगी जहां वो एक इंद्रिय से चली थी। धरती पानी अग्नि वायु वनस्पति से विकसित होकर के मुश्किल हम इंसान की योनि तक आए। और अगर एक फैमिली स्वस्थ नहीं है, इट मे बी पॉसिबल कि हमारे अंदर का विद्रोह, विरोध, असंतोष, तनाव इतना गहरा हो जाए कि हम मर के वापस उसी जगह पहुंच जाए। इसलिए चाहे समाज का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, चाहे धर्म अध्यात्म की बातें हो, चाहे त्याग तप की बातें हो, वो सारी बातें सबसे पहले जरूरत है फैमिली स्वस्थ हो, परिवार में एक दूसरे को जीना समझना आए। तो हम सेकंड फैक्ट की बात कर रहे थे कि परिवार जो हमें मिलता है, हर एक परिवार हमारा अपना चुनाव है। परिवार का हर एक सदस्य हमारा अपना चुनाव है। कॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली, अनकॉन्शियसली हमने कब किसको कैसे कॉलिंग की, वी डोंट नो, लेकिन जो आज हमारी थाली में आया है, जो आज हमारे घर में आया है, वो कभी न कभी हमने उसको कॉल किया है। वी शुड एक्सेप्ट दिस। उसके बाद क्या होगा कि कम से कम हम दूसरों को ब्लेम करना बंद कर देंगे। जिसको ये फैक्ट समझ में आ गया कि मेरी बहू मेरी कॉलिंग, मेरा बेटा मेरी कॉलिंग, मेरा हस्बैंड मेरी कॉलिंग, मेरी वाइफ मेरी कॉलिंग, मेरे मम्मा डैडी मेरी कॉलिंग, मेरा घर स्ट्रक्चर सब कुछ मेरी कॉलिंग ही रही है, अगर ये बात समझ में आ गई तो वाई ब्लेम? फिर ब्लेम किस लिए? क्योंकि ब्लेम पैदा ही कब होता है? तुम मुझे गलत मिले, मैंने ऐसा नहीं चाहा था, तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी खराब बनी। और घरों में अक्सर ये बातें सुनने को मिलती है, एक दूसरे को बोलते तुमने मेरी जिंदगी नरक बना डाली। भैया उस नरक को चुना किसने था? उसी ने चुना जिसको नरक में रहना अच्छा लगता होगा, या जिसको नरक और स्वर्ग का भेद समझ में नहीं आया होगा, या जिसको नरक को स्वर्ग बनाने की कला नहीं आई होगी। तो आओ आज हम नरक को स्वर्ग बनाने की कला भी तो सीखें। क्या है नरक, क्या है स्वर्ग? जहां सबके स्वर एक सरीखे उसका नाम स्वर्ग। स्वरों की गति ताल लय के साथ है तो स्वर्ग। स्वरों की गति लय ताल युक्त है, रिदमिक है, तो वी आर लिविंग इन हेवन, स्वर्ग। और जहां स्वर सब शोरगुल बन चुके, जहां स्वरों का कोई विज्ञान ही नहीं बचा, सब शोरगुल हो गया, उसका नाम है नरक। तो हमें इस फैमिली को स्वर्ग बनाना, ये जानते हुए स्वर्ग बनाना कि सब डिफरेंट है,
लेकिन सब एक है। ये जानते हुए स्वर्ग बनाना कि ये जो भी मेरे को फैमिली मिली है वो मेरा सिलेक्शन है, ये किसी और का नहीं है। मत बोलो कि मैंने तो अपने पति को चुना था, मैंने अपने पति के साथ ऐसी सास थोड़ी चुनी थी। ऐसी सास मिलेगी, ऐसे ससुर मिलेंगे, ऐसे जेठ जी मिलेंगे, ऐसे देवर जी मिलेंगे, ऐसी ननद मिलेगी, ऐसे नानदियाँ मिलेंगे, ऐसे बच्चे बच्चे मिलेंगे, ऐसे मेरे को लोग मिलेंगे। ये सब मैंने कब चाहा था? भैया इस जिंदगी में रस्सी का एक हिस्सा जब हम पकड़ते हैं तो पूरी रस्सी हमें कभी दिखलाई नहीं पड़ती है, सब अज्ञात में होती है। और अज्ञात ज्यादा है, ज्ञात थोड़ा है, जाना हुआ थोड़ा है, नहीं जाना हुआ ज्यादा है। और इसीलिए पूरी जिंदगी हम जो भी जीते हैं उस सब को एक्सेप्ट करके जियो कि हमें अच्छा मिला या बुरा मिला, ये हमारा अपना चुनाव था, हमारा अपना चुनाव था, तो किसी को ब्लेम करने की जरूरत नहीं। अब सवाल ये नहीं है कि मिला क्यों, अब सवाल ये है कि मिल तो गया, अब इनके साथ जीना कैसे, जीना कैसे इन सब के साथ में, जीने की कला। कुछ मधुमक्खी से सीखो, कुछ भंवरों से सीखो, कुछ तितलियों से सीखो, वो लोग कैसे जीते। जीने की कला कुछ फूलों से सीखो, वो लोग कैसे जीते हैं। जीने की कला कुछ वृक्षों से सीखो, वो लोग कैसे जीते हैं। सीखे हम, साधु को सिखाया गया वही ज्ञान आपको भी देते हैं। साधु को सिखाया गया, सूत्रों में कहा गया कि हे साधु तुम भंवरे की तरह बनना। क्या करना? भंवरा क्या करता है? अलग अलग फूलों से सबसे रस लेता है और सबसे लेकर के पराकर सबको मिक्स मैच करके वो एक बहुत सुंदर बना देता है। मधुमक्खी क्या करती है? सबसे रस लेती है थोड़ा थोड़ा और उसके बाद में उसका शहद बना डालती है। तो बात यह है किसका कैसा है, किसने मुझे क्या दिया, किसने मेरे साथ क्या किया, ये महत्वपूर्ण है, या मैंने सबका लेकर के मिक्स मैच करके उसको बनाया क्या, ये महत्वपूर्ण है। अब देखो फैमिली में सारे झगड़ों का कारण क्या? फला मुझे ऐसा देता है, फला मुझे वैसा देता है, फला मुझे ऐसा दिखता है, फला मुझे ऐसा दिखता है, फला मुझे ऐसा बोलता है, फला मुझे ऐसा बोलता है, फला मेरे साथ ऐसा बिहेव करता है, फला मेरे साथ ऐसा बिहेव करता है। कोई कुछ भी देवे, लेने की कला कैसी हो हमारे पास? मधुमक्खी जैसी, भंवरों जैसी, तितली जैसी। मिलेगा सबसे, जिसके पास जो है वो वैसा देगा, जिसके पास जो है वो वैसा देगा। हमें जिससे जो मिला, मिलने जब भी मिला तो थैंक यू बोल करके लेना, और जब मिल जाए उसको कैसे मिक्स मैच करना। अपने माइंड के अंदर एक ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप करो जो हर हाल में हर बात पे यही कहता हो कि जो मिला ऑल इज वेल, जैसा मिला ऑल इज वेल, जो कुछ हुआ इट इज बेस्ट फॉर मी, इट इज बेस्ट फॉर मी। अच्छा हुआ बुरा हुआ, ये सब कुछ इसलिए हम बोलते हैं क्योंकि हमारे दिमाग में ऐसी सॉफ्टवेयर फीड है जो हमें बार बार ये फील करवाते हैं कि मेरे साथ ये तो अच्छा हुआ लेकिन ये बुरा हुआ। अगर हम ये अच्छा बुरा वाले सॉफ्टवेयर को चेंज करके ये बोलना स्टार्ट कर दें कि मेरे साथ जो हुआ वो मेरे भले के लिए हुआ, इट वॉज टोटली फॉर माई डेवलपमेंट, फॉर माई बेटरमेंट, इट वॉज टोटली फॉर माई बेटरमेंट। ये बात अगर हम सोचना स्टार्ट कर दें, फैमिलीज में जीने का सारा तरीका बदल जाएगा। और तब देखो हर एक चीज से हमें आनंद लेना आएगा। बूढ़ों से तजुर्बा सीखेंगे हम, अनुभव की बातें सीखेंगे, जवानों से काम करने की बुद्धिमत्ता सीखेंगे हम, बच्चों से कैसे एनर्जीज को हर वक्त यूटिलाइज करना, चैनलाइज करना, कैसे नए आइडियाज लाना, वो सीखेंगे हम सबसे सीख सकते हैं। बहू से, सास से, कोई ये ना सोचे कि सास से बहू सीखेगी, बल्कि बहू से सास सीख सकती है। कोई ये ना सोचे कि हस्बैंड से वाइफ सीखेगी, अरे वाइफ से हस्बैंड सीख सकता है। कुछ सॉफ्टवेयर चेंज करने पड़ेंगे हमारे माइंड के। अब तक हमें ऐसा लगता है कि मैं बोलूं सामने वाला फॉलो करे, अब ऐसा मत सोचो। अब सोचो मैं उससे क्या सीख सकता हूँ, मैं उससे क्या ले सकता हूँ, वो मुझे कुछ भी दे उसको मैं बदल कैसे सकता हूँ। ये कला आ जाएगी तो फैमिली बहुत अच्छी हो जाएगी।
और फैमिलीज में एक सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है, हर आदमी को दूसरे से उम्मीदें ज़्यादा है। क्यों क्यों उम्मीदें ज़्यादा है? क्योंकि सबको ऐसा लगता है कि दूसरा मेरे सुख का साधन बने, वो सही तरीके से चलेगा तो मेरे सुख की यात्रा में कोई बाधा नहीं आएगी। कुछ दिनों पहले किसी जगह पर एक सेमिनार हो रहा था। मुझे तो बताया गया उस सेमिनार के अंदर जो स्पीकर था, मोटिवेशनल स्पीकर था, उसने वहां बैठे हुए बहुत सारे कपल्स में से किसी एक को खड़ा किया और बोला, किसी एक लेडी को खड़ा किया और उसको पूछा कि क्या तुम अपने हस्बैंड से खुश हो? वो लेडी जो अपने हस्बैंड के साथ आई थी, उसका हस्बैंड एकदम निश्चिंत था, क्योंकि उसको पता था कि उन दोनों की हैप्पी लाइफ है। उन दोनों की लाइफ में कभी कोई झगड़ा फसाद, तेरा मेरा, आरोप प्रत्यारोप कुछ होता ही नहीं है। तो एकदम निश्चिंत बैठा था कि अभी मेरी तारीफ ही होने वाली है। लेकिन वो लेडी खड़ी होकर के बोलती है, नहीं नहीं। ये बात सुनते ही तो हस्बैंड के गाज गिरी। वो बोला, मैंने इसको आज दिन तक कभी परेशान ही नहीं किया और ये इतनी भरी सभा में बोल रही है कि नहीं। वो लेडी बोली, मैं अपने हस्बैंड से खुश नहीं हूं, लेकिन मैं खुश हूं क्योंकि मुझे खुश रहना आता है। और मैं ये जानती हूं कि अगर मुझे खुश रहना आता है तो मैं हर हाल में खुश रह सकती हूँ। अगर मुझे खुश रहना नहीं आता है तो हस्बैंड मेरे लिए कितना भी अच्छा करे, मैं फिर भी दुखी रह सकती हूँ। व्हाट इज द ग्रेट रिस्पॉन्स ऑफ दैट लेडी। क्या मस्त आंसर दिया उसने कि मुझे खुश रहना आता है। यही जैन दर्शन का कर्म विज्ञान है, अगर समझ में आए तो, कि कोई हमारे कर्मों का कर्ता भोक्ता नहीं है, कोई हमें सुख दुख देने वाला नहीं है। अगर मुझे सुखी रहना आता है, मैं हर हाल में सुखी रह सकता हूँ। सब लोग जब ओली जी आते हैं ना, तब मैना सुंदरी शिवपाल की स्टोरी सुनते हैं। जैन समाज में बहुत प्रचलित है। और उस मैना सुंदरी की स्टोरी में क्या होता है कि मैना सुंदरी अपने पिता को बोलती है कि पिताजी, आप मुझे सुख नहीं दे सकते, अगर मेरी किस्मत में होगा तो मैं सुखी रहूंगी। मुझे सुखी रहना आएगा, मैं हर हाल में सुखी रह लूंगी। और उसकी बड़ी बहन जो होती है वो चापलूसी करते हुए कहते, नहीं पिताजी, तुम ही मुझे सुख दे सकते हो। पिता ने देखो क्या किया, जिस बेटी ने पिता की चापलूसी की, पिता ने उसकी शादी एक राजा के साथ कराई। और जिस बेटी ने कहा, पिताजी आपके देने से मेरा कुछ नहीं होने वाला, मुझे रहना आएगा तो मैं हर हाल में रह लूंगी, उसकी शादी करी एक गधे पे सवार एक कोर्ट के रोगी से। और रोगी किसी दिन शिवपाल राजा बन जाता है और वह जो राजा था वो किसी दिन किसी के यहाँ गुलाम बन जाता है। बहुत लंबी चौड़ी स्टोरी, लेकिन सारांश क्या है, अगर हमें रहना आता है तो हम हर हाल में रह सकते हैं। तो कुछ फॉर्मूलाज हम समझ लें कि फैमिली में कोई क्या देता है वो महत्वपूर्ण है या हमें खुश रहना आता है ये महत्वपूर्ण है। हम सब लोग परेशान इसलिए होते हैं, उम्मीद इसलिए पालते हैं क्योंकि हमें लगता है कि दूसरे हमें सुखी कर सकते हैं और दूसरों की सुखी करने पर ही मैं सुखी होऊंगा। लेकिन हकीकत ये कि अगर आपको सुखी रहना आता है, कोई आपको दुखी नहीं कर सकता, चाहे वो बच्चे हो, वो बड़े हो, कोई भी। फिर एक सेकंड प्रॉब्लम ये होती है कि हमें लगता है कि कोई हमारी सुनता नहीं है। बच्चों को लगता है हमारी नहीं सुनी जाती, मम्मी को लगता है मेरी नहीं सुनी जाती, पापा को लगता है क्या बोलूं, बोलूंगा तो लड़ाई हो जाएगी, अच्छा यही है कि चुप ही रह लूं। क्योंकि बोलूं तो किसके लिए बोलूं, पत्नी के लिए बोलूं तो माँ नाराज, और माँ के लिए बोलूं तो पत्नी नाराज, और बच्चों के लिए बोलूं तो पत्नी कहती है कि आपको ज्यादा पता है और मुझे दिन भर मुझे साथ रहना पड़ता है, आप कहाँ साथ रहते हो। तो हर एक को प्रॉब्लम है कि हम बोले किसको, कोई हमारी सुनता नहीं है, सुना नहीं जाता। इस प्रॉब्लम को सॉल्व आउट कैसे करना, क्योंकि बड़े बड़े फैक्ट्स की बातें बड़े लोग तो समझ लेंगे, बाकी सब लोगों को कैसे समझाई जाएगी। तो सिंपल सी बात है, हर संडे एवरी हॉलीडे हम एक दूसरे को सुनेंगे, हम एक दूसरे को सुनेंगे बिना किसी कंप्लेन के, हम एक दूसरे को सुनेंगे बिना किसी की बात को काटे हुए, हम एक दूसरे को सुनेंगे बिना आर्ग्यूमेंट के,
बिना लॉजिक्स दिए। हम एक दूसरे को मात्र सुनेंगे, सबको बोलने का मौका दो। जहां सबको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होती है, वो घर ऑटोमेटिक स्वर्ग बन सकता है। एवरी हॉलीडे सब लोग बैठे एक दूसरे के साथ, खाना खाए एक दूसरे के साथ, बतियाए एक दूसरे के साथ, बोले एक दूसरे के साथ, और बच्चों को भी स्वतंत्रता हो कि वो मम्मी पापा के प्रति, चाचा चाची के प्रति, दादा दादी के प्रति मन में जो बात है वो कह सके, दादा दादी भी कह सके, मम्मी पापा भी कह सके, कोई किसी को बुरा नहीं मानेगा। एक ही बात, हमें बात कहनी है, जजमेंट नहीं देना। हमें बात कहनी है, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करना है। हमें अपनी बात कहनी है, हमें सफाई नहीं देनी है। हम कोई प्रकार की सफाई नहीं चाहते। मैंने ऐसा नहीं ऐसा कहा था, इसलिए कहा था, ऐसा नहीं ऐसा किया था, तुमने ऐसा समझा था। हम कोई सफाई नहीं देंगे, हम केवल अपनी बात कहेंगे। फर्क है बहुत बड़ा। जब हम सफाइयाँ देते हैं तभी कालीमाएँ धूल धवांस ज़्यादा होते हैं। जब सफाई देनी बंद कर दो तो ऑटोमेटिक सब कचरा साफ हो जाएगा। परिवार के लिए बोल रही हूँ, सफाई मत दो। ना मम्मा सफाई दे, ना पापा, ना बच्चे। आपको जो कहना है वो कह डालो, और देखो कहना है जो कह डालो, और कोई जजमेंट मत दो, कोई आर्ग्यूमेंट मत करो, कोई डिसीजन मत लो, कोई ओपिनियन मत दो, कोई रिमार्क मत करो। तब क्या होगा, सबके अंदर एक इंटेलेक्ट डेवलप होगा कि मुझे कैसे समझा जा रहा है, मुझे कैसे समझना चाहिए। बस इस सत्य को स्वीकार करो कि सबकी समझ अनेकांत है। हम सबकी समझ अनेक कोणीय है, मल्टी डायमेंशनल है। हम किस तरह से कह रहे हैं, किस व्यू पॉइंट से कह रहे हैं, सामने वाला किस व्यू पॉइंट से समझ रहा है, हम में से कोई किसी को नहीं समझा सकता। इसीलिए कभी समझाने की या सुधारने की कोशिश ही मत करो। चीन में एक बहुत अच्छा दार्शनिक हुआ, उसका नाम था लाओ त्सु। लाओ त्सु की वाणी बहुत अद्भुत है। उसकी वाणी का एक सूत्र यह है कि वो श्रेष्ठ शासक है, वह श्रेष्ठ शासक है जिसके शासक होने का किसी को पता ही नहीं लगता। जिसके शासक होने का किसी को पता ही नहीं लगता, वह श्रेष्ठ शासक है। यानी वो अनुशासन देता ही नहीं है, वो योजनाएं लाता ही नहीं है, वो किसी को ब्लेम करता ही नहीं, किसी को पुरस्कार, किसी को दंड देता ही नहीं है। वो सबके बीच में चुपचाप रहता है, जागते हुए रहता है, देखता है और सुनता है, और जो उसको आवश्यक है वो चुपचाप कर डालता है। वो श्रेष्ठ शासक है। तो फैमिली को बढ़िया चलाना है तो एक दूसरे को बोलने की स्वतंत्रता दो, लेकिन एक दूसरे को सुनाने की कोशिश मत करो। एक दूसरे को सुधारने और समझाने की कोशिश मत करो। केवल बोलो, आप बोलो, वो बोले, बात खत्म। उसने जो बोलना था उसको बोलने दो, आपने जो बोलना आपको बोलने दो। देखो समझ डेवलप हो पाएगी। कुछ दिनों पहले एक हस्बैंड वाइफ मुझे कह रहे थे, हमारा सब इतने सालों से हम साथ हैं, एक दूसरे को सुधारने की इतनी कोशिश कर चुके हैं, लेकिन क्या है, हर बार लड़ाई होती है, हर बार बात करने बैठते लड़ाई करके उठते, कोई एक दूसरे को सुधारने की कोशिश में कुछ हो ही नहीं पाया। मैंने कहा जब इतने सालों से तुम्हारा एक्सपीरियंस हो चुका कि सुधारने की कोशिश से सुधरा ही नहीं, तो आज से एक काम करो, एक दूसरे को सुधारना ही बंद कर दो। वो बोले ऐसा कैसे चलेगा, नहीं सुधारेंगे तो बिगाड़ हो जाएगा। मैंने कहा सुधारने से जितना बिगाड़ हुआ उतना नहीं सुधारने से बिगाड़ नहीं होगा। बोले ऐसा कैसे भरोसा कर ले, हम सुधारे ही नहीं। मैंने कहा ये लैंग्वेज ही गलत है। पत्नी को लगता है मैं पति को सुधार दूं और पति को लगता है मैं पत्नी को सुधार दूं, क्योंकि दोनों को लगता है कि हम समझदार है, दूसरा मूर्ख है। और ये फंडामेंटल नॉलेज में प्रॉब्लम है। हम सबको ये लगता है कि हम समझदार है, सामने वाला मूर्ख है। बच्चों को भी ऐसे लगता है, वो कहे या ना कहे, उनको भी ये लगता है पापा क्या जानते हैं, हम ज्यादा पढ़े लिखे हैं, हमें ज्यादा नॉलेज है। सबको ऐसा लगता है। ये गलती हम सबके अंदर है। इसीलिए दृष्टि चेंज करो। पहले तो ये जानो कि सब समझदार है, हम में से कोई मूर्ख नहीं। मूर्ख वही है जो दूसरे को मूर्ख मानता है। मूर्ख की परिभाषा, जो समझ स्वयं को बुद्धि सागर समझता है, दूसरे को मूर्ख मानता है, बस वो मूर्ख है। इसलिए किसी को सुधारने की कोशिश ही मत करो, किसी को मूर्ख भी मत मानो।
तो करो क्या? अगर बहुत अच्छी फैमिली मैनेजमेंट करना है, एक ही काम करो, वो है इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन करो, खुद को समझो। खुद को समझने से सबको समझना आएगा। दूसरों को सुधारने की कोशिश में न कभी खुद को सुधार पाओगे, न कभी दूसरे को। मैं ये नहीं कह रही खुद को सुधारो, खुद को सुधारो कहना भी गलत है। खुद को सुधारो मत, खुद को समझो। आप क्या हो, आप क्या चाहते हो, आप क्यों आउट ऑफ ऑर्डर हो जाते हो, आप क्यों आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हो, आप क्यों डिमांडिंग हो जाते हो, आप क्यों बात बात पे भड़क उठते हो। अपने आवेशों को, अपने इंपेशेंस को पहचानो, कल खुद को समझो। कहां आपकी डिजायर्स एक दूसरे के साथ क्लैश करती है, खुद को समझना स्टार्ट करो। जितना जितना गहराई से खुद को समझने लगोगे ना, उतना उतना फैमिली को समझ में आएगा। लेकिन हमारे यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत क्या? एक तो दूसरों को समझाने और सुधारने की इच्छा, और दूसरी खुद को समझदार प्रूव करने की इच्छा। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम। हम अपने आप को समझदार प्रूव करने में लगे रहते हैं। इसीलिए देखो ना, जरा कहीं घर में कुछ गलती हो जाए ना, माँ तुरंत बोल पड़ती है, मैंने तो पहले ही कहा था, ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा ही होएगा। सपोज बच्चा बीमार पड़ गया तो माँ बोलेगी, पहले कहा नहीं था रजाई ओढ़ के सोना, अब बीमार पड़ा। पहले कहा नहीं था काढ़ा पी लेना, अब बीमार पड़ा। एक तो मैंने पहले ही कहा था। ये बड़ी बीमारी है हमारे यहाँ, क्योंकि हर आदमी वही दूसरे को प्रूव करवाने की कोशिश में लगा है कि मैं तो बहुत समझदार हूं, तुम ही नहीं मान पाते। फैमिली को मैनेज करना हो, सबसे पहले खुद को मैनेज करना हो। और खुद को मैनेज करने का तरीका क्या है? खुद को समझो, सब समझ आएगा। खुद की कमजोरियां समझ आएगी, खुद की कमजोरियों को एक्सेप्ट करना आएगा तो दूसरों की कमियां और कमजोरियों को भी एक्सेप्ट करना आ जाएगा। खुद की स्पीच की गलतियां समझ आएगी तो दूसरों की स्पीच की गलतियां भी समझ आ जाएगी। खुद के इंटेंशन समझ में आएंगे कि मेरा इरादा सही था, मेरी स्पीच रॉन्ग थी, तो आपको एक दिन दूसरों का भी समझ आएगा कि उसका भी इरादा सही था, उसके बोलने का तरीका गड़बड़ था। और झगड़े यही होते कि तुमने ये बोल दिया, तुमने वो बोल दिया। अरे भैया, आप अपने आप को समझो ना कि आप भी तो कई बार बिल्कुल सही इरादे होने पर भी बोलने में गड़बड़ी कर देते हो, तो दूसरा भी तो ऐसा कर सकता है। खुद को समझोगे, परिवार के हर एक सदस्य को समझना आएगा। लेकिन एक ही बात है, परिवार के सदस्यों को सुधारने की कोशिश में लगे हो तो कभी कुछ नहीं होएगा। सुधारने का पराक्रम छोड़ो, समझने का पुरुषार्थ शुरू करो। अगर समझने का पुरुषार्थ शुरू किया, फैमिली ऑटोमेटिकली मैनेज्ड हो जाएगी। क्योंकि फैमिली एक फैमिली नहीं है, ये फैमिली ही नींव है जिसके ऊपर पूरा समाज, पूरा विश्व खड़ा होता है। अगर एक आदमी को किसी भी मुकाम पर पहुंचना है, उसकी फैमिली स्वस्थ है, उसकी सारी यात्रा बहुत आसान है। उसकी फैमिली बीमार है, उसकी बहुत बड़ी ताकत हमेशा खिंचती जाएगी, क्योंकि फैमिली उसकी जड़ें हैं। फैमिली हम सबकी जड़ें हैं, हमारा ग्रुप हमारी जड़ें हैं। और अगर जड़ें सूखी है, जड़ों में पानी नहीं है, जड़ों के अंदर विषैलु पदार्थ भरे पड़े हैं, तो ऑटोमेटिकली हम जितना ऊंचा उठेंगे उतना ही हम बढ़ने की बजाय फिर गिर ही रहे होंगे, मर ही रहे होंगे, बीमार ही हो रहे होंगे। और जिसके बीच में विष है, उसके विस्तार में भी विष ही पनपेगा। आज लोग बातें करते हैं विश्व शांति की, सदियों से बातें कर रहे हैं, लेकिन हुआ क्या कुछ? क्यों है आतंकवादी, क्यों है नक्सलवादी, क्यों है पीड़ित लोग, क्यों है आक्रामक लोग, क्यों विश्व स्तर के युद्ध हो रहे हैं? कल कोई बता रहा था हमारा सब आने वाले टाइम के अंदर हो सकता है तृतीय विश्व युद्ध एक आध महीने में ही चालू हो जाए। वो साउथ कोरिया, रूस, अमेरिका, ऐसी ऐसी सब राजनीतिक बातें हमें बताई जा रही थी। लेकिन कब होगा युद्ध, कौन प्रभावित होगा? उन सबके गहराई में जाओ। जिसके घर में अशांति है, जिसके घर में एक दूसरे के प्रति विष बाण छोड़े जाते हैं,
जिसके घर में एक दूसरे के प्रति विषाक्त दृष्टि रहती है, नजरों में जहां जहर है, उन्हीं के घरों के अंदर बम फूटेंगे, अन्यथा बचोगे तुम, क्योंकि तुमने अपने एक नई दुनिया बना ली है जो स्वर्ग है। विश्व को नहीं बदला जाता, जब भी बदला है कोई इंसान बदला है, जब भी बदला है कोई संग परिवार ग्रुप बदला है। और एक एक इंसान में इतनी ताकत है कि वो अपने आप को बढ़ाता हुआ अपने पूरे परिवार को बढ़ा सकता है। तो सबसे पहले हम खुद को समझें, फिर क्या करना, फैमिली के लोग नहीं समझे तो क्या करना, दो बात करना, एक पेशेंस रखना, दूसरी प्रेयर करना। पेशेंस रखो, सद्भावना रखो, धैर्य रखो और प्रेयर करो कि सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबको सद्बुद्धि मिले, हम सबकी चेतना खिले, हम सबके भीतर प्रेम बढ़े, ऐसी रोज प्रार्थना करो। हो भला सबका की रोज प्रार्थना करो। एक समय आता है कि एक एक व्यक्ति की पॉजिटिव ऑरा उसकी पूरी फैमिली को धीरे 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 घेरना शुरू करता है। और तब एक व्यक्ति जिस कमरे में बैठा है, उस कमरे में जितने लोग बैठे हैं, उस एक का पॉजिटिव ऑरा बाकी लोगों के भी ऑरा को ऑटोमेटिकली क्लीन करता है और उनके ऑरा को भी स्ट्रॉन्ग बनाता है, पॉजिटिवली उनको वाइब्स देता है। एक एक को बदलना होगा, इसीलिए फैमिली को स्वस्थ करो। युद्ध कहाँ होगा नहीं होगा, तृतीय विश्व युद्ध से हम प्रभावित हो या ना हो, लेकिन घर के विश्व युद्ध से हम लोग रोज प्रभावित होते हैं। और गृह युद्ध हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है बजाय विश्व युद्ध के, क्योंकि घर में युद्ध होता है तो 24 घंटे दिमाग खराब रहता है। वो आदमी का धंधे में मन नहीं लगता, वो औरत का घर में मन नहीं लगता, और बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, सबका करियर, सबकी लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। इसीलिए एक एक घर स्वस्थ बने, घर स्वस्थ बनेगा तो समाज स्वस्थ होगा, तो विश्व स्वस्थ होगा। और हम सबको स्वस्थ करने के लिए जिम्मेदारी कितनी मिली, हमें पूरा विश्व की सफाई करने नहीं जाना है, हमें अपने घर की करनी है। हमें अपने पूरे विश्व को सुधारने, शिक्षित करने नहीं जाना, अपने घर को स्वस्थ करना है, उसको शिक्षित करना है। और उसका एक ही तरीका है, खुद से शुरुआत करो और तब देखो अपने आप को समझेंगे तो दूसरों को समझ आएगा। अब प्रश्न है कि दूसरों को कैसे खिलाना। एक तो पेशेंस रखो, विश्वास रखो कि वो खिलेगा ही, वो भी उतना ही योग्य है, उतना ही काबिल है जिसे तीर्थंकर हुए। हमारे शास्त्र बोलते हैं तीर्थंकरों की आत्माएं जब गर्भ में आई उनको 3 ज्ञान थे, लेकिन विराट गुरु जी कहते थे कि हर जीवात्मा जब गर्भ में आती है अवधि ज्ञान लेकर के ही आती। 6 महीने तक उसके पास अवधि ज्ञान होता है, धीरे 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 वो ज्ञान लुप्त होता है। क्यों लुप्त हो जाता है? हम सबके पास बहुत पोटेंशियल है, लेकिन क्यों खत्म हो जाता है? क्योंकि हम दो एक दूसरे को सपोर्टिंग सेंटेंसेस कम कहते हैं, इंस्पायरिंग वर्ड्स कम बोलते हैं, हम एक दूसरे को महान बनाते ही नहीं है, हम एक दूसरे को हमेशा दीन बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं, डिमोरलाइज करते रहते हैं। और डिमोनेटाइजेशन जितना इफेक्ट लाए ना लाए, डिमोरलाइजेशन सबसे ज्यादा इफेक्ट लाएगा। अब डिमोनेटाइजेशन हुआ, सारा भारत प्रभावित, और जब एक एक परिवार में डिमोरलाइज एक दूसरे को करते हैं तब क्या होता है? वहां तो धन की वैल्यू घटी, यहाँ प्राणों की वैल्यू घट जाती है। इसको बोलते हैं प्राणातिपात, हिंसा। और हर घर में प्राणातिपात होता है। क्यों? क्योंकि वाइफ कहती है तुम क्या समझते हो, समझोगे ही नहीं, पढ़े लिखे होकर के भी पता नहीं अक्कल कहाँ गई तुम्हारी। अच्छा तुम्हारी मम्मी ऐसी होगी जो तुमको कुछ सिखाया नहीं। सेम हस्बैंड वाइफ को, माँ बाप को, बच्चों को कुछ न कुछ टोकते रहते हैं। और बिना टोके भी जो गलतियां हैं उन पे ध्यान न दे करके जो अच्छाइयां हैं, जो क्वालिटीज है, उनको रोज इंस्पायर करे, मोटिवेट करे, हमारा एक एक परिवार स्वस्थ हो जाएगा। तो ध्यान दें अपने परिवार पर, ध्यान दें अपने आप को समझने पर, ध्यान दें इन फैक्ट्स को। फर्स्ट फैक्ट यह था कि सब डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल वाले हैं, एंड साथ के साथ हम सब एक है। एंड सेकेंड फैक्ट कि जो मिला है वो हमारा चुनाव है, इसलिए एक्सेप्ट करें, ब्लेम ना करें। इन सब के प्रति हमारी लाइबिलिटीज है, तभी हमारे साथ है,
जिस दिन लाइबिलिटीज खत्म हो जाएगी हम सब जुदा जुदा हो जाएंगे, और फिर जो चीज़ें हम अपने परिवार में बढ़ाना चाहते हैं वो चीज़ें खुद में बढ़ा लो, परिवार में खुद ब खुद बढ़ जाएगी। जय हो।